ખેડૂતોના હિતમાં જે બે બિલ પાસ કરવામાં આવે છે એના કારણે આવનારા દિવસોમાં ખેડૂતોને એનો ખૂબ લાભ મળવાનો છે. પરંતુ કોંગ્રેસ કે જે સતત નેગેટિવ વિચારતી હોય છે એમણે કેટલાક જગ્યાએ ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ભ્રમિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને ત્યારે સાચી માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચે એના માટે કેન્દ્ર સરકારના અલગ અલગ મંત્રીઓ અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ શહેરોમાં જઈને આપ સૌના માધ્યમથી એમનો એક સંદેશો, એમને એક સાચી માહિતી પૂરી પાડવાનો જે પ્રયત્ન થયો છે એના અનુસંધાને આજે કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાનીજી એ આપણી વચ્ચે અમદાવાદમાં આવ્યા છે અને આપણને આ બિલ અંગેની પણ માહિતી આપશે, એનાથી થનારા ફાયદા એની પણ વિગતવાર માહિતી આપશે. આ બિલોને કારણે ખેડૂત કેવી રીતે આત્મનિર્ભર બનશે એની પણ વિશેષ માહિતી વિગતવાર આપને આપશે. તો હું વિનંતી કરીશ આદરણીય સ્મૃતિજીને કે આ પ્રેસને સંબોધન કરે. ધન્યવાદ. આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્सમાં आप सब पधार्या, मारा तरफे सौने खूब खूब आभार. गत संसद के सत्र में देश की जनता ने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को कृषि क्षेत्र के लिए फलीभूत होते देखा जब कृषि संबंधित 3 ऐतिहासिक बिल देश की संसद में पारित हुए. ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने वाले ऐतिहासिक कदम उठाए गए, राष्ट्र के किसान को सशक्त करने के लिए संसद में बिल लाए गए, ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संसद के सदन से गायब था. अपनी अनुपस्थिति में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कृषि क्षेत्र में इन क्रांतिकारी कदमों को, इन बिलों को जिस प्रकार से कलंकित करने का दुस्साहस किया है वो अपने आप में निंदनीय है. संसद के दोनों सदनों में क्या कानून पारित हुए. देश के 74 साल आजादी के इसमें मात्र देश का किसान ही मजबूर था कि उसे एक ही जगह जाकर कुछ लाइसेंस व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी. संसद के सत्र में जो कृषि बिल पारित हुए उसकी वजह से आजाद हिंदुस्तान में पहली बार देश का किसान सही मायने में आजाद हुआ. अब देश के किसानों के पास ये आजादी है कि वो राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर, गांव, व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकते हैं. किसान अपनी फसल किसको कितने में बेचेगा इसका निर्णय किसान स्वयं लेगा. लेकिन किसान को बिचौलियों से आजाद होते देख कांग्रेस का नेतृत्व तिलमिला उठा, क्योंकि वर्षों वर्ष किसान को बिचौलियों के सम्मुख बांध के रखकर ही कांग्रेस की राजनीति चलती आई है. एक प्रगतिशील राष्ट्र में देश का किसान भी प्रगति के पथ पर चले, इसलिए देश की संसद में जो कानून लाया गया उस कानून में ये लिखा गया कि किसान की जो भी फसल खरीदता है उसे उस खरीद का भुगतान किसान को तुरंत करना पड़ेगा. ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान की फसल का पैसा खरीदने वाले को देना पड़ेगा. ये किसी भी देश के नागरिक की सोच के परे है.
कि अगर किसान को तुरंत उसकी फसल का पैसा मिलता है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों करती है? कानून के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसान विक्रेता को जब अपनी फसल बेचेगा तो उस करार के अंतर्गत ना किसान की जमीन बेची जा सकती है, ना किसान की जमीन गिरवी रखी जा सकती है, ना किसी भी रिकवरी के प्रोसीजर में किसान की जमीन को अटैच किया जा सकता है। किसान की जमीन सुरक्षित हो, ऐसा कानून जब पास हुआ तब कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इस कानून का समर्थन नहीं किया। देश के नागरिक भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस के जिस प्रमुख परिवार के एक प्रमुख सदस्य ने जीवन भर किसानों की जमीन लूटी हो, वो परिवार क्यों चाहेगा देश की किसान की जमीन सुरक्षित रहे? लेकिन संसदीय व्यवहार में शायद ही राष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ हो कि राज्यसभा में जब बिल चर्चा में गया तब राज्यसभा में विराजित उपसभापति पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अटैक किया। यह वो पद है जिसे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी सुशोभित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को समर्थन किया जिन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के पद पर हमला बोला। देश के उपराष्ट्रपति उपसभापति देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी मित्रों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प फलीभूत हुआ। कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों ऐतिहासिक बिल पारित हुए और आज उसी संदर्भ में एक प्रगतिशील गुजरात के माध्यम से मैं राष्ट्र भर के किसानों को विशेष अभिनंदन और बधाई देती हूं। आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्पना में इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए यह जरूरी है कि देश के किसान को भी समृद्ध बनाया जाए। इसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 1 लाख करोड़ रुपए अपने बजट से कृषि क्षेत्र के लिए सुनिश्चित किया है। आत्मनिर्भर भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसान और खेत के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया सुनिश्चित किया गया। एनिमल हस्बेंड्री में 13,500 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुनिश्चित किया गया। साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। जो कांग्रेस पार्टी वर्षों वर्ष तक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र में अपनी राजनीति करते हुए किसान को मोहरा बनाती थी, मुझे याद है कि उस कांग्रेस पार्टी ने तब भी विरोध किया था जब नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात का उल्लेख किया, घोषणा की कि जनधन खातों के माध्यम से देश का वो किसान जो आज तक बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ा, उसको भी हम बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ेंगे। तत्पश्चात किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई और मात्र 1.5-2 साल के अंतराल में देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा उनके बैंक के खाते में 93,000 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सीधा उनके खाते में सुनिश्चित किया।
मृदा परीक्षण, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग, इसका एक ऐतिहासिक शुरुआत हमने गुजरात प्रदेश में देखा और आज राष्ट्रीय स्तर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे किसान भाइयों और परिवारों के मध्य में वितरित किया गया है। अंतोगत्वा यही कहना चाहूंगी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति आए, किसान संपन्न हो, उस दृष्टि से गए संसद के सत्र में किसान के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टोरेज हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े और देश का किसान सही मायने में स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को न सिर्फ उगाए बल्कि जिसको बेचना चाहता है, जितनी कीमत पर बेचना चाहता है, वो आजादी देश के किसान को देने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से गुजरात भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। Now I leave the floor open for questions. How many farmers are linked with online trade? आप सब जानते हैं कि ई-नाम की एक शुरुआत की थी। 1000 से ज्यादा ई-मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पर मंडियों के माध्यम से किसान जुड़े हैं। जब हम बात करते हैं कि 10 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्ट जुड़े हैं, तब इस बात को भी हम सुनिश्चित करते हैं कि ये किसान अपने प्रदेश की सरकारों के माध्यम से केंद्र की सरकार के सभी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम है। विशेषतः किसान सम्मान निधि की वजह से पहली बार प्रदेश सरकारों के समन्वय की वजह से अधिकृत जो किसान है, जो लाभ पाने का हकदार है, उसे प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करके भारत सरकार को बतलाती है और फिर किसान को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। ई-नाम इसका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, कृषि विज्ञान केंद्र जो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हर जिले में खुल रहे हैं, उसके माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर चाहे वो एप्स हो, चाहे वो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हो, चाहे मार्केटिंग की नई व्यवस्थाओं हो, इससे सरकार ने किसान को जोड़ने का प्रयास किया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो मैंने उल्लेख किया, उसमें एक विशेष प्रावधान है 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को समर्थन देने की, जिसमें जो कृषि एफपीओज के माध्यम से या इंडिविजुअली एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स को पाना चाहते हैं, जो किसान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, उनके लिए एक अवधि, एक स्टैंडर्ड और पैसा सुनिश्चित किया गया है। साथ ही बजट में आपने सुना होगा 10,000 देश में एफपीओज को सरकार 5,000 करोड़ का समर्थन दे रही है आर्थिक रूप से। हमारा मानना है कि प्रदेश की सरकारें कृषि हित में इन सभी योजनाओं में किसान को डिजिटली अथवा ऑफलाइन निरंतर जोड़ती रहेगी। किसान को अगर कोई अन्याय हुआ तो वो कहाँ जाएंगे? इस व्यवस्था में अगर इस व्यवस्था में सर किसान के पास 3 पायदानों में इंसाफ पाने के प्रावधान हैं। सबसे पहला, एसडीएम के लेवल पर समय अवधि है कि 30 दिन में किसान की जो चुनौती है उसका निवारण कर किसान को समाधान देना होगा, और जो कंसिलिएशन का बोर्ड बनाएगा एसडीएम, उसमें किसान का भी प्रतिनिधि होगा। दूसरा छंद है कि अगर एसडीएम के लेवल पर किसान अपने आप को समाधान की दृष्टि से नहीं पाता है सेटिस्फाइड, तो वो कलेक्टर तक जा सकता है। राज्य स्तर तक जाने की भी व्यवस्था है और ये कानूनी व्यवस्था इस बिल में है। आप अभी लोगों को समझाएं, इससे बेहतर ये नहीं होता कि बिल लाने से पहले ही पूरे भारत में ये समझाया जाता कि आत्मनिर्भर भारत का जब पैकेज घोषित हुआ था, मई की शुरुआत अप्रैल के अंत में हुआ था। ये घोषणाएं वित्त मंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज में हो चुका था। साथ ही गुजरात जैसा प्रगतिशील प्रदेश, जिसमें अपने आप में किसान जब नई व्यवस्थाओं से जुड़ता है तो कितनी प्रगति कर पाता है, ये एक सुनहरा उदाहरण है
जहां पर किसान को अगर स्वतंत्रता मिलती है तो आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में वो ऐतिहासिक कदम स्वयं उठा सकता है। आप जिस संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं उस संदर्भ का एक ही उत्तर है कि जो व्यक्ति एक सोफा लगाकर ट्रैक्टर पे विराजमान है, ऐसा वीआईपी किसान कभी भी उस व्यवस्था को समर्थन नहीं देगा जो व्यवस्था किसान को, साधारण किसान को, छोटे किसान को बिचौलियों से मुक्त करता हो। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये तीनों बिल फाड़ के डस्टबिन में डालेंगे। संसदीय परंपराओं का अपमान करना उनकी एक फितरत है। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस भी फाड़ दिया था। भारत की संसद का सम्मान उनसे अपेक्षित करना व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने अपने ही इस उत्तर में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। जब देश की जनता जब तक है तब तक राहुल गांधी का वो सपना पूरा नहीं होगा। जो हाथरस वाला इशू है उसके ऊपर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। दूसरा अभी वहाँ पे योर इनिशियल रिएक्शन फर्स्ट एंड आल्सो दैट देयर आर सम राइट कंस्पिरेसीज जो हाथरस में अभी हमें देखने को मिल रही है। इज देयर इज अ रिकॉर्डिंग दैट हैज कम आउट ऑफ अ डॉक्टर ऑफ एम्स जहाँ पे उन्होंने जो सुसाइड कंस्पिरेसी जो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही थी, नाउ इट्स बीन इट इज a leave for it to be It would not be appropriate for me in my constitutional position to speak on any active investigation. absolutely ma'am. Could you clarify on Hathras though? Like I said, it would be inappropriate for me to talk about an active investigation about Sushant, or for that matter regarding Hathras. I have made my statement publicly known. Not only it is now available to public at large that an SIT was constituted by the state government, it is now also found that the state government has referred the case to CBI. Now till such time CBI does not make a statement on the issue, I think as a representative of the government it would be a bit of a irresponsible stance for me to clarify on behalf of CBI. However, मैं बोल दूँ sir, can I? It's a law and order issue. I'm the Minister of Women and Child Welfare. Last I checked, but if you allow me, can I answer the lady? Thank you so much. Madam, as a female politician, I can say that under my division comes the National Commission for Women. National Commission for Women is currently pursuing 7,000 active cases across the country. National Commission for Protection of Child Rights is pursuing close to 1,300 cases across the country. Under such cases, madam, they coordinate with state investigative agencies and home ministries to ensure that justice is given to the victim concerned. As far as Hathras goes, I can confirm to you that though I do not call up any other chief minister in the country in active investigation, since I am prohibited so that I do not interfere in the workings of the commissions, I did request a conversation with the Uttar Pradesh chief minister. He has assured me that not only be stringent action taken, but post that conversation I see that he has referred the case to CBI. I also believe that he has brought administrative action against the SP of the district, and I'm sure once the SIT report comes through, he will take appropriate actions against all parties involved. Insofar as your question about whether कोई दंगा फैलाने का काम कर रहा है, ये प्रेस के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है कि लोग चाहते हैं कि जातिगत दंगा भड़के। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस प्रकार की पॉलिटिकल टेंडेंसीज को अपना समर्थन नहीं देगी। यस मैम। मैम, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में आधी रात को लड़की को अग्नि संस्कार किया गया, तो क्या उसको लेकर आप गवर्नमेंट से किसी तरीके की? हमने गवर्नमेंट से रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर विमेन में अपेक्षित है, इसलिए जब तक वो रिपोर्ट मेरे सम्मुख ना आ जाए मैं उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से जब मैंने प्रश्न किया कि हाथरस के विक्टिम को किस प्रकार से न्याय सुनिश्चित करवाया जाएगा, मुझे आश्वस्त किया गया है कि SIT रिपोर्ट के पश्चात जो अगर अधिकारी भी हों इसमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का हनन करते नजर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
Madam, like I said, it's an active investigation now referred to the CBI. Once CBI spokesperson tells you and is in a position to tell you the details that have been referred to him, that would be a much more clear, honest answer. I'm sure you do not expect rhetoric from me in the absence of details, since I'm not a part of the investigation or the investigating agency. Yes, ma'am. इसी में महिलाओं की अगर बात की जाए हमारे देश में तो दिन के करीब 20 जितने पूरे देश में रेप की वारदात सामने आती है। अगर गुजरात की बात की जाए तो पिछले 48 घंटों में 2 गैंग रेप की और 1 रेप की वारदात सामने आई है। तो क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ इनिशिएटिव लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की प्रयास करेगा? मैम, आप जानते हैं कि मोदी सरकार में विशेष गैंग रेप को लेकर और बच्ची के गैंग रेप को लेकर जो अमेंडमेंट आया, तत्पश्चात सजाए मौत सुनिश्चित की गई है जहां तक कानून का प्रावधान है। साथ ही यूपीए सरकार ने बढ़ चढ़ के बात की थी निर्भया फंड की, लेकिन आपको ज्ञात है कि निर्भया फंड का 1 भी रुपया यूपीए सरकार के अंतर्गत केंद्र की ओर से प्रदेश सरकारों को आवंटित नहीं किया गया था। हमारी सरकार में 9,000 करोड़ के अलग अलग प्रपोजल्स विभिन्न प्रदेशों से आए और हमने उनको आवंटित किया। साथ ही जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड इस संकल्पना के